हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए और शुरुआत करते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है, देख लो क्या लिखा है। कॉम्प्लेक्स एसी सर्किट, कैलकुलेशन ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, फेज डिफरेंस। एक बहुत बढ़िया सा मेथड लेके आऊँ जो कॉम्प्लेक्स एसी सर्किट को सॉल्व करने के लिए यूज होता है बाय यूजिंग कॉम्प्लेक्स नंबर मेथड। मैथ में खूब पढ़ते होंगे आप लोग कॉम्प्लेक्स। पहले एक एलिमेंट्री आइडिया लेते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते क्या। ऐसा कुछ रिप्रेजेंट करते हैं, z इक्वल टू a प्लस आई बी। ए जो होता है इसका एक रियल पार्ट कहलाता है और बी जो होता है इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। ठीक है, ए रियल पार्ट है, बी इमेजिनरी पार्ट है। अगर इसके हम मॉड लेते हैं, वैल्यू निकालते हैं, मैं डिटेल पे नहीं जाऊंगा, ये आपने मैथ में पढ़ा होगा। तो ये आता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आता है। इसमें एक एंगल भी डिफाइन करता है, tan फाई। वो होता है इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, बी बाई ए। बस इतनी डिटेल आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और इस डिटेल का यूज करके हम अपने कॉम्प्लेक्स नंबर मेथड्स का यूज करके हम एक ट्रिपिकल कॉम्प्लेक्स एसी सर्किट का इंपीडेंस निकाल सकते हैं, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस निकाल सकते हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं और फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं। चलिए एक दो एग्जांपल साइज को समझते हैं। तो पहले इसको यूज कैसे करते हैं सुनिएगा। चलिए देखते हैं इसको कैसे अप्लाई करते हैं। तो देखिएगा भाई, हमारे सर्किट में तीन टाइप की डिवाइसेस यूज होती हैं। जैसे ये मैं दिखा देता हूँ। आपके पास एक रजिस्टर होता है आर, एक इंडक्टर होता है एल, और एक आपके पास कैपेसिटर होता है सी। आपको पता है कि रेजिस्टेंस जो सर्किट में करंट फ्लो में रुकावट पैदा करते हैं, रेजिस्टेंस आर है, और ये एल इंडक्टेंस है इंडक्टर का, और ये सी कैपेसिटेंस है। तो ये रेजिस्टेंस जो है एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट होता है, जबकि ये एल और सी जो ऑब्स्टेकल क्रिएट करते हैं ये डिपेंड करते हैं जो आपने एसी सोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी पर। यानी कि इनका इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी कि जो कि रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट है, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट, दोनों सोर्स की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करते हैं। तो इसके लिए इनको क्या किया जाता है, कुछ ऐसे सिंबलाइज कर लेते हैं। इसको एक रियल पार्ट है आर लिख देते हैं रेजिस्टेंस, इसको लिखते हैं आई, और इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल होता है तो प्लस का आई एक्सएल लिख देते हैं, और इसको हम माइनस का आई एक्सएल लिखते हैं। अब आपको मन में आएगी ये आई प्लस का आई माइनस आई क्यों लिखा है। ये आई तो आप जानते हैं, आई जो होता है रूट और -1 होता है, आयोटा कहते हैं इसको। अब इसको कंपेयर करने के याद रखने, ऐसा याद रख सकते हो कि आई प्लस का आई से लिखा है और माइनस आई क्यों लिखा है, क्योंकि वोल्टेज और करंट एल सर्किट में वोल्टेज लीड कर रहा होता है, इसे प्लस आई एक्स से लिख दिया, और यहाँ पे करंट वोल्टेज लैग कर रहा होता है करंट से, माइनस आई एक्स से लिख दिया। तो चलिए एक सीरीज वाला एग्जांपल लेते हैं। मान लें मैंने एक एग्जांपल ले लिया, एलसीआर सीरीज सर्किट है, एल हो गया, सी हो गया, आर, ये सीरीज सर्किट है। ठीक है, अब आपके पास गौर देखिए एक ही ब्रांच, सिंगल वन ब्रांच है, तो इस ब्रांच का जेड लिखा जाए तो हम चलते जाएंगे। एल है, ये सी है, ये आर है, तो ये आपको एल की जगह प्लस का आई एक्सएल, सी की जगह माइनस का आई एक्सएल, सब सीरीज में है, सीधे ऐड करते जाए जस्ट लाइक अ रजिस्टर, और प्लस का आर। अब हमारा टारगेट क्या होता है, इसको अरेंज करना है इन द फॉर्मेट ऑफ ए प्लस आई बी। तो ये जेड इक्वल टू आपके पास आए, देखिए आर को मैं पहले लिख दूं और आई कॉमन ले लूं, एक्सएल माइनस एक्ससी आपके पास आएगा। और गौर देखिए जेड आपका अरेंज हो चुका है ए प्लस आई बी के फॉर्मेट पे। तो ये जेड आपका है ए प्लस आई बी के फॉर्मेट अरेंज हो चुका है। अब गौर देखिए इसका अगर मॉड लिखें जो कि इंपीडेंस ऑफ द सर्किट आएगा, जैसे आपका यहां दिख रहा है, तो अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, और यही आपका पहला पार्ट आ जाता है इंपीडेंस, इंपीडेंस ऑफ द सर्किट, ये आपका पहला पार्ट हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे पार्ट में, इसका फेज डिफरेंस क्या जाएगा, फेज डिफरेंस। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट हम देखते हैं, फेज डिफरेंस बिटवीन, सेकेंड पार्ट है V एंड I। तो जैसा ही मैंने यहाँ एक एंगल डिफाइन किया था, तो ये फेज डिफरेंस यहाँ इसी एंगल से दिया जाएगा,
बी इसका इमेजिनरी पार्ट था और ए जो था आपका रियल पार्ट था। तो गौर से हमारे यहाँ इमेजिनरी पार्ट है एक्सएल माइनस एक्ससी और रियल पार्ट है आर। तो ये tan फाई आपने ऐसा पढ़ा भी होगा ऐसे सर्किट में कि एक्सएल माइनस एक्ससी अपॉन आर, ये वोल्टेज और करंट के बीच का फेज डिफरेंस डिफाइन कर देता है। अब बात करते हैं तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थर्ड वो ये है, पहला पूछा जाता है फाइंड द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, एक कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन आपसे पूछी जाती है कि फाइंड दैट कंडीशन एट विच वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज। देन डोंट बी कंफ्यूज, ये दोनों का मतलब एक ही है। रेजोनेंस एसी सर्किट तभी होता है जब वोल्टेज और करंट सेम फेज पे आ जाते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस या इसमें कह सकते हैं V एंड I आर इन सेम फेज, सेम फेज, ठीक है। तो यहां पे सेम फेज की बात कही जाए तो मैंने आपसे बताया, यहां बहुत ध्यान दीजिएगा, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, उसको कैसे चेक करते हैं। तो भाई जब रेजोनेंस होता है तो उस केस में वोल्टेज करंट सेम फेज में होता है। आपको पता है वो रेजिस्टेंस सर्किट ही हो सकता है, ठीक है। रेजिस्टेंस में वोल्टेज करंट सेम फेज, तो बाकी इंडक्टेंस में, इसमें इंडक्टर पे और कैपेसिटर में कहीं ना कहीं वोल्टेज करंट एक दूसरे लीड या लैग कर रहे होते हैं। तो सिर्फ रेजिस्टेंस जैसा बचना चाहिए, तो रेजिस्टेंस का मतलब सिर्फ रियल पार्ट बचना चाहिए, ये इमेजिनरी पार्ट जीरो हो जाना चाहिए, ठीक है। तो आप यहां कह सकते हैं इंपॉर्टेंट की पॉइंट, इमेजिनरी पार्ट शुड बी जीरो, शुड बी जीरो, ये मैंने एक कॉन्सेप्ट लिख दिया। तो जरा यहां इसका इमेजिनरी पार्ट जीरो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्सएल माइनस एक्ससी इक्वल टू जीरो, एक्सएल इक्वल टू एक्ससी, बाकी वही ट्रेडिशनल मेथड है, ओमेगा एल इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। दिस इंप्लाइज दैट ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई एल सी, ओमेगा आपके पास आएगा 1 बाई रूट एल सी, और ये ओमेगा रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी आएगी, ओमेगा 2 पाई एफ कर दीजिए, तो एफ आपके पास आ जाएगा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन 2 पाई रूट एल सी, ठीक है। ये हमारे पास एक रिजल्ट निकल के आ जाता है, ठीक है। तो फटाफट इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना और ले लीजिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके आगे अगले पार्ट की। एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें मैं पैरेलल सर्किट लेता हूं, ठीक है। देखते हैं फटाफट, चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं पैरेलल सर्किट का। ये मैंने ले लिया एल सी आर, और ये एसी सर्किट है, एसी सोर्स है, आर है, सी है, एल है। आप गौर देखिए यहाँ पे तीन ब्रांच जुड़ी है, तीनों पैरेलल है, तो हम हर ब्रांच का जेड निकालेंगे और उसको पैरेलल कॉम्बिनेशन ऐसे करते हैं 1 अपॉन Z1 Z2 उससे यूज करेंगे। तो गौर देखिए इसका Z1 कितना आएगा, इस ब्रांच में एक ही लगा तो इसका I XL होगा क्योंकि L है। इसका Z2 कितना आएगा 1 अपॉन माइनस I XC, इसका Z3 कितना आएगा, सॉरी ये I XL माइनस I XC आएगा, सॉरी, और ये कितना आएगा सिर्फ R आएगा। हम यहाँ लिख सकते हैं 1 बाई Z इसको 1 अपॉन Z1 प्लस 1 बाई Z2 प्लस 1 बाई Z3 बिकॉज ऑल ब्रांचेस आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन Z1 1 अपॉन I XL माइनस 1 अपॉन I XC, या प्लस का माइनस नीचे लिख दीजिए, और प्लस 1 बाई R। हमारा फॉर्मेट होता है जेड को, ये जो जेड रिवर्स हो गया उसको ए प्लस आई बी बनाना। कई बार इसको ए प्लस आई बी बनाना टफ हो जाता है, तो कोई टेंशन बात नहीं, आप 1 बाई जेड को भी ए प्लस आई बी का फॉर्मेट बना सकते हो, ठीक है। तो देखेगा यहाँ 1 बाई जेड है, ठीक है, ए प्लस आई बी बनाना, आई ऊपर होना चाहिए। तो हम देखें अगर इन दोनों में आई का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो अगर मैं इसमें आई का ऊपर इसमें आई का नीचे करता हूं तो ये आपके पास आई स्क्वायर होगा, -1 प्लस हो जाएगा, फिर प्लस का टर्म है ऊपर आई हो जाएगा, तो ऊपर आई आ गया और इसमें हो गया नीचे 1 अपॉन XC। इसमें आई का ऊपर नीचे करूंगा तो ऊपर आई हो जाएगा, वो कॉमन में आ गया, और आई इंटू आई स्क्वायर -1 होता है, तो -1 अपॉन XL प्लस 1 बाई R। मैं यहाँ टेंशन नहीं ले रहा हूं, मैंने 1 अपॉन Z को ए प्लस आई बी फॉर्मेट में बना दिया। देखो ये ए है और ये बी है और ये आई लिखा है, ए प्लस आई बी फॉर्मेट बन गया, ठीक है। अब यहां से इंपीडेंस कैसे है, तो पहले आप इसका मॉड ले लो। तो बताइए इसका मॉड लेने पर 1 बाई Z का मॉड आपके पास कितना आएगा, कितना आएगा, रूट ओवर 1 अपॉन R का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन XC माइनस 1 बाई XL का होल स्क्वायर।
ये आपका जो मॉड निकल के आया, ये आपका इंपीडेंस नहीं है, ये इंपीडेंस का रेसिप्रोकल है इस सर्किट का। तो इसका इंपीडेंस कितना आ जाएगा, ठीक है। तो इसका इंपीडेंस आपके पास जो आएगा इसका 1/z, तो आपके पास है 1/√1/r का होल स्क्वायर प्लस 1/xl डिफरेंस 1/xc। मैं जनरली डिफरेंस लिख देता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे पीछे कर देने से। आपका इंपीडेंस आ गया, आपका पहला पार्ट सॉल्व हो गया, ठीक है, फर्स्ट केस। चलिए सेकंड केस लेते हैं। सेकंड केस कह रहा है कि यहाँ पे रेजोनेंस की कंडीशन क्या हो, यानी कि वो कंडीशन जिसमें वोल्टेज और करंट सेम फेस में हो। तो वही सेम चीज, रियल पार्ट से बचना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट जीरो हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर भी कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, या पहले मैं फेज डिफरेंस की बात कर लेता हूँ, फेज डिफरेंस, ठीक है। तो इसी में 1/z में रियल और इमेजिनरी का रेशियो देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ tan फाई आएगा, वोल्टेज और करंट के बीच का फेज डिफरेंस जो आएगा वो आएगा इमेजिनरी पार्ट 1/xl डिफरेंस 1/xc अपॉन 1/r, ये आपका फेज डिफरेंस आ जाएगा। अब बात करते हैं तीसरा कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। तो रेजोनेंस की कंडीशन, थर्ड कंडीशन ऑफ रेजोनेंस या वी एन आई सेम फेज। तो यहां वही करना है, रियल पार्ट बचना चाहिए, तो ये r 1/r बचेगा और इमेजिनरी पार्ट जीरो। तो जैसे हम इमेजिनरी पार्ट को जीरो करें तो 1/xl xc माइनस 1/xl शुड बी जीरो, तो xl इज इक्वल टू xc आएगा। वो अभी मैंने सॉल्व करके दिखाया, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आपके पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी 1/√LC आ जाएगी और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो आएगी 1/2π√LC, ठीक है। ये पार्ट हो गया। चलिए इसे हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा हमें कैसे अप्लाई करना है। अभी मैंने प्योर सीरीज लिया था, प्योर पैरेलल लिया था, एक ब्रांच पे एक ही था। अब मैं मिसलेनियस से कोई प्रॉब्लम ले रहा हूं, चलिए देखते हैं। इतनी बात क्लियर होगी। अब मैंने एक ऐसा प्रॉब्लम ले लिया, लेट अस सपोज ये, और ये मैंने एसी सोर्स लगा दिया, ये कैपेसिटर है, ये रेजिस्टर है और ये इंडक्टर है। मुझे इसके लिए कंडीशन ऑफ रेजोनेंस निकालनी है, फेज डिफरेंस कैलकुलेट करने हैं। तो चलिए आप देखें यहाँ पे दो ब्रांच जुड़ेंगे, तो पहली ब्रांच का Z1 हम क्या लिखेंगे, इस ब्रांच में दो डिवाइस सीरीज में, तो सीधे लिख देंगे R प्लस L आया तो IXL। इस ब्रांच का Z2 क्या लिखा जाएगा, माइनस का IXL। अब दो ब्रांच है तो इफेक्टिव Z आएगा 1/Z इक्वल टू 1/Z1 प्लस 1/Z2, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट 1/Z 1/Z1 1/R प्लस IXL, ये आ गया। और ये आएगा प्लस 1/माइनस IXL। हमें A प्लस IB का फॉर्मेट बनाना है और Z नहीं बनाएंगे, 1/Z से हमारा काम चल जाएगा, उससे अभी हमने पिछला आर्टिकल देखा है, आ गया था हमारा आंसर, ठीक है। तो अगर मैं तो सोचो यहाँ पे कंजुगेट्स का मल्टीप्लाई तो हमारे पास क्या आएगा, 1/Z इक्वल टू, अगर R प्लस IXL ऊपर कर दूं मैं, सॉरी कंजुगेट से माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन, नीचे A प्लस B माइनस B होगा A स्क्वायर माइनस I स्क्वायर XL स्क्वायर, I स्क्वायर अपने आप माइनस होता है तो प्लस हो जाएगा, प्लस XL स्क्वायर। यहां भी कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस ऊपर I हो जाएगा, नीचे I स्क्वायर माइनस का, तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस XC बचेगा। क्लियर है। अब इसको थोड़ा सा ब्रेक कर देते हैं, तो आपके पास आएगा 1/Z इक्वल टू, गौर से एक टर्म आपके पास आ जाएगा 1/Z इक्वल टू R/R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। अब गौर देखें, ये आपके पास इन दोनों में देखेंगे तो ये आपके पास आएगा माइनस का IXL अपॉन R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर प्लस का I/XC। इन दोनों में I कॉमन ले लें तो 1/Z आपके पास आएगा R/R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, इसमें I कॉमन ले लो प्लस I, तो 1/XC माइनस XL अपॉन R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, ठीक है। ये आप पास आ गया और गौर देखिए A प्लस IB का फॉर्मेट बन चुका है, ठीक है। अब यहां पे आपसे इंपीडेंस पूछा जाए तो व्हाट इज द इंपीडेंस, देखिए मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, यहां पे इंपीडेंस लिखूंगा तो आपके पास आएगा
1 अपॉन पे इसका मॉड लेंगे फिर उसको रिवर्स करेंगे, तो 1 अपॉन कितना आ जाएगा, आर अपॉन एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्सी माइनस एक्सएल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये इंपीडेंस आ जाएगा। फेज डिफरेंस देखें तो दिस अपॉन दिस कर देंगे, फेज डिफरेंस आ जाएगा। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, फेज डिफरेंस tan फाइव जो आएगा tan फाइव, ये आ जाएगा 1 अपॉन एक्सी माइनस एक्सएल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर अपॉन आर अपॉन एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आपका tan फाइव आ गया। ठीक है, ये चीज होगी। अब तीसरा पार्ट आता है कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। रेजोनेंस की कंडीशन, रेजोनेंस की कंडीशन बात करें तो ये इमेजिनरी पार्ट जीरो होना चाहिए, तो ये जीरो करें तो ये दोनों सब्ट्रैक्शन इक्वल हो जाएंगे, तो आप पास आएगा 1 अपॉन एक्सी माइनस एक्सएल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर इक्वल टू एक्सएल इंटू एक्सी। ठीक है, इतना पार्ट आपके पास आ गया। ठीक, तो इसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, वैसे इतने में काम चल जाएगा हमारा। अब गॉस देखिए, ये आपके पास कितना आ गया, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल होता है ओमेगा एल, ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर इक्वल टू एक्सी कितना, एक्सएल होगा ओमेगा एल और एक्सी होगा 1 अपॉन ओमेगा सी, ओमेगा ओमेगा कैंसिल एल बाई सी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर इक्वल टू, ये बचा है इसको उधर ले गए, एल बाई सी माइनस आर स्क्वायर, इसको डिवाइड करते तो ओमेगा स्क्वायर आपके पास आ जाएगा एल स्क्वायर एल बाई सी अपॉन एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, ये एक एल कैंसिल हो गया। ठीक है, तो आपके पास ओमेगा स्क्वायर आपके पास आएगा 1 अपॉन एल सी माइनस आर स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका रूट ले लीजिए तो आपको रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी अंडर रूट 1 अपॉन एल सी माइनस आर स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। ठीक है, अब आपके पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बात एफ इक्वल टू आएगा 1 अपॉन 2 पाई रूट ओवर 1 बाई एल सी माइनस आर स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आपके पास आ जाएगी और ये आपका रेक्टिफायर रिजल्ट है। ठीक है, तो कैसा लगा आप लोगों को ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर मेथड? अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, और ये किसी भी कॉम्प्लेक्स ऐसे सर्किट को सॉल्व करने के लिए इजीएस्ट पॉसिबल तरीका हो सकता है। 3 चीजें आप निकाल सकते हो, इंपीडेंस निकाल सकते हो, फेज डिफरेंस निकाल सकते हो वोल्टेज रेंज के बीच में, और आप रेजोनेंस की कंडीशन निकाल सकते हो, एंगुलर फ्रीक्वेंसीज भी निकाल सकते हो, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ओके, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और वेट करिए, अगली मैं सीरीज में आऊंगा और अच्छी प्रॉब्लम लेकर आऊंगा, कॉन्सेप्ट बताऊंगा। थैंक यू।